हमने पिछले वर्ष 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उन्हीं में से हमने दोस्तों एक पेपर लिया है। आज 19/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिया है। तो दोस्तों इस पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए होंगे उन सारे मैथ के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी और अदर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे अपनी क्यूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर दोस्तों आप अपनी क्यूरी मुझ तक भेजने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ करके आप अपनी क्यूरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग हर रोज की तरह अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक घंटे ही कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है तो कटाई कब खत्म होगी। तो दोस्तों यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पे कुलदीप है और दूसरा अगर। तो दोस्तों यहाँ पे कुलदीप हमने के से प्रदर्शित कर लिया और अगरकर को ए से प्रदर्शित कर लिया। यहाँ पे बताया गया कि दोनों क्रमशः 8 घंटे और ये क्रमशः 12 घंटे में कोई काम को ख़त्म कर देते हैं। इनका अगर एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 24 आवर्स आ जाएगा। इसमें 8 का भाग देंगे 24 में तो 3 इसकी वो आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों 2 इसकी क्षमता आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि दोनों एक घंटे वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। तो यहाँ पे मान लिया ये दोस्तों क्या है, कुलदीप है, और ये यहाँ पे क्या है, अगरकर है। तो पहले 1 घंटे में कुलदीप ने कितना काम किया, 3। अगरकर उस समय पे कोई काम नहीं किया। फिर अगले 1 घंटे में दोस्तों कुलदीप ने कुछ काम नहीं किया और अगरकर ने यहाँ पे 2 काम किया। तो कुल मिला के दोस्तों हमको बात यहाँ से ये पता चली कि ये 2 घंटे में टोटल हमको 2 घंटे में कितने हमारे काम हो रहे हैं, टोटल 3 2 5 काम, यानी कि 5 हमारा वर्क हो रहा दोस्तों, 5 वर्क हो रहा है दोस्तों। यही हमारा टोटल वर्क होता है, ये टोटल वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे में जब 5 काम होते हैं हमको टोटल 24 काम करवाने हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 2 घंटे में हमने जाना कि 5 काम होते हैं। अगर दोनों साइड हम दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर बन जाएंगे हमारे 8 घंटे में कितने काम हो जाएंगे दोस्तों, 20 काम हो जाएंगे। ये 20 हमारा काम हो गया। हमको टोटल काम कितना करना है, 24 काम तक ले जाना है। अब दोस्तों अगला जब 9वां घंटा आएगा तो 9 घंटे पूरे हो जाएंगे, 3 काम और कौन कर देगा, यानी कि कुलदीप काम कर देगा 3 काम। तो काम टोटल हो गए हमारे 23 काम हो गए। अब दोस्तों हमको 1 काम और बच रहा है। तो जब 10वां घंटा जाएगा यानी कि 9 घंटा दोस्तों हो गया, 9 घंटा, और यहाँ पे हमारा काम बच रहा 1। कौन करेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगरकर काम करेगा। अगरकर की स्पीड कितनी है, 2, तो यहाँ पे बटे 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों इतने मिनट मान लीजिएगा, कुल मिला के 9.5 घंटा लगा। 9 घंटा 30 मिनट हमारा टोटल दोस्तों उसको क्या लगा, टाइम लगेगा उस पूरे काम को ख़त्म करने में। अब दोस्तों 9 घंटा 30 मिनट को अगर हम 9 AM से जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 18 बजकर के 30 मिनट हो जाएगा। अब दोस्तों 18 बज के 30 मिनट क्या होता है हमारा, 6:30 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6:30 PM पहुँचेगा दोस्तों। तो 6:30 PM हमारा इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघाती समीकरण, ये एक समीकरण दिया गया के मूल हो तो 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करा देंगे इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को दोस्तों हम किससे कंपेयर कराएंगे, इस इक्वेशन से। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस √2 आ जाएगी, और फिर दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे तो b की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस √5 आ जाएगा, और फिर दोस्तों c की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस √5। ये दोस्तों हमने निकाल लिया, यहाँ से ABC के मान निकाल लिया। तो हम जानते हैं मूलों का योग। दोस्तों हम जानते हैं मूलों का योग यानी कि फार्मूला होता है दोस्तों मूलों का योग। मूलों का योग बराबर दोस्तों फार्मूला होता है -b/a। अब मूलों का गुणनफल दोस्तों कितना होता है, यहाँ पे मूलों का गुणनफल भी हम लिख लेते हैं, मूलों का गुणनफल। यदि अगर दोस्तों मान लें यहाँ पे मूलों का गुणनफल दोस्तों c/a होता है। यदि हम मान लें मूल हमारे अल्फा और बीटा है तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बन जाएगी ये, और ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बन जाएगी दोस्तों ये।
तो अब दोस्तों माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो बी का मान दोस्तों क्या माइनस में ये दिया है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपान का दोस्तों क्या दिया है ए में दिया गया 5 प्लस रूट 2। तो ये तो दोस्तों हमारा आ गया मूलों का योग निकल आया। अब मूलों का गुणनफल अगर हम निकालें दोस्तों, तो मूलों का गुणनफल फार्मूला जानते हैं सी बाई ए होता है, तो सी हमारा दिया गया है 8 प्लस 2 रूट 5 अपान दोस्तों ए, तो ए की वैल्यू हमको पता है 5 प्लस रूट 2। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करें दोस्तों, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 4 प्लस रूट 5 हो जाएगा, अपान का दोस्तों कितना बचेगा 5 प्लस रूट 2, ये आ गया दोस्तों। अब दोस्तों हमने मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाल लिया, तो अब जो इसका मान बताना है हमको 2 अल्फ़ा बीटा बटे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो 2 हमने वही रख दिया दोस्तों, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा का मान हमने क्या निकाला है दोस्तों ये, तो ये 2 हमने रख दिया, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 है, और अपान का दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस रूट 2। और फिर दोस्तों अल्फ़ा बीटा का मान हम रखेंगे, यहाँ पे पूरे का बटे लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा ये आया दोस्तों, तो इसकी वैल्यू हम जब पुट कर देंगे तो 4 प्लस रूट 5 अपान का दोस्तों कितना 5 प्लस रूट 5। अब दोस्तों इससे हमारा कट जाएगा, और दोस्तों ये इससे ये कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा कितना बचेगा 4 हमारा इसका बच जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा फर्स्ट हो जाएगा राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों अगर मान लिया एमआरपी मूल्य किसी चीज का रहा होगा, टी शर्ट का एमआरपी मूल्य 100 रुपया है, तो मानसी ने क्या किया, इसको जब खरीदा यानी कि क्रय किया, सीपी यानी कि क्रय किया दोस्तों, तो 20% हाँ इसमें छूट पाई, तो यानी 80 रुपये की मिली दोस्तों। अब फिर बाद में उसने क्या कहा कि जब उसने इसको बेचा मानसी ने, तो इसको वही एमआरपी मूल्य पे ही बेच दिया। एमआरपी मूल्य कितना था 100, तो 100 में ही बेच दिया। तो कुल मिला के दोस्तों हमको ये बात पता चली, हम 80 में खरीद के लाएं और हम उसको 100 में बेचे, तो हमको प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब हमको निकालना प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर दोस्तों हम जानते हैं, तो प्रॉफिट अपान का सीपी दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है 80 इंटू दोस्तों 100 हो गया। अब ये 20 चौक 80, 4 25 हम 100, तो फाइनली दोस्तों हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज 25%। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है एक कंपनी एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योजना बनाती है। यह अपने कार्यक्रम के कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक खंडों में विभाजित करती है, जिनका वितरण निम्न है। दोस्तों ये दिया गया खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5। इनमें दोस्तों कर्मचारियों का परसेंटेज दिया गया है। तो पूछा क्या गया है, कहा गया है यदि कंपनी ने तीसरे खंड पर 5000 खर्च किए तो पांचवें खंड पर कितना खर्च किया है। तो दोस्तों तीसरे खंड पर 5000 खर्चा करता है, तीसरे खंड पे दोस्तों ये है, तो तीसरे खंड का दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया है 10, तो ये 10 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 5000। अब दोस्तों ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल आ गया, तो फाइनली दोस्तों हमारा 1% बराबर आ गया, 1% बराबर आ गया 500 आ गया। हमको निकालना क्या है, कह रहा पांचवें खंड पर कितना खर्च हुआ होगा, तो पांचवें खंड पर दोस्तों यहाँ पे 20% खर्च हुआ है, तो 20% का हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ फाइनली दोस्तों आ जाएगा 20% बराबर 2 पंचे 10, यानी कि दोस्तों फाइनली आ गया हमारा 10,000 आ गया इसका राइट आंसर। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड के साथ ये राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है 200 पुरुष बताए गए हैं, तो दोस्तों ये 200 पुरुष किसी काम को 1024 दिन में खत्म कर देते हैं, तो माना x पुरुष और लगा दिए जाएं तो 256 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब अगर इसको दोस्तों हम कट करें तो ये हमारा 256 चौको कट जाएगा दोस्तों 1024, तो इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी हमारी 800। तो कितने मेंबर और रखे जाए दोस्तों 800 मेंबर और लगेंगे दोस्तों उसको 256 दिन में वर्क खत्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका राइट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया यदि संख्या x4738 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों x का मान यहाँ पे निकालने के लिए क्या करते हैं,
कि 9 से विभाजिता का रूल ये होता है दोस्तों कि इन सभी अंकों को सिंगल सिंगल पदों में जोड़ करके टोटल योग कर लेते हैं। अगर वो योग जो आएगा वो 9 के टेबल से अगर कटता होगा दोस्तों तो पूरी संख्या हमारी 9 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो दोस्तों अगर इनको हम ऐड करें तो 7 3 10 8 18 4 22 हो गया। अब दोस्तों 22 में हम कितना और ऐड कर दें कि 9 से हमारा कट होने लगे, तो 22 में दोस्तों अगर हम 5 और ऐड कर दें तो ये 27 हो जाएगा। अब 9 से ये हमारा 27 कट जाएगा दोस्तों, इसलिए हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हमको ऐड करना पड़ेगा x की वैल्यू यहाँ पे 5। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया ललिता एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रही है और वह शुरुआती लागत के रुपया में 20,000 निर्धारित करती हैं। नीचे दी गई तालिका के आधार पर ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि बच जाएगी। तो दोस्तों बिना सिले हुए कपड़े उसने 50% व्यय कर दिया, सिलाई में सहायक उपकरण जो लाने के लिए उसने 20% व्यय कर दिया। अब उसके बाद जब दोस्तों ये सब हो गया, कितना व्यय हो गया 70% उसने व्यय कर दिया, तो हमारे पास शेष कितना बचा होगा, शेष बचा होगा दोस्तों 30% शेष बचा होगा। अब उसके पास रुपया कितना बताया गया दोस्तों 20,000, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 20,000 का हम 30% निकालेंगे, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, 2 3 6, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 6,000। तो 6,000 ऑप्शन नंबर दोस्तों फोर्थ में मैच कर रहा है, इसलिए हमारा फोर्थ राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उसने वो बचत कितनी कर पाएगी, 6,000 रुपए की बचा पाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया है यदि श्रृंखला x1, x2, x3 ... xn का अंक गणितीय माध्य कितना बता दिया गया दोस्तों 1 है। अंक गणितीय माध्य कितना बताया गया 1 है, तो इतने का अंगगणितीय माध्य होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे ये जो x1 अपान का k लिखा हुआ है, फिर दोस्तों x2 अपान का k लिखा है, फिर दोस्तों x3 अपान का k लिखा है, फिर दोस्तों फिर डॉट डॉट करके यहाँ पे xn अपान का k लिखा है। तो दोस्तों अंगगणितीय माध्य इसका निकालना है, तो अगर पूरे सीरीज से हम दोस्तों 1 अपान k कॉमन कर लें तो यहाँ पे दोस्तों x1, x2 फिर कॉमा दोस्तों x3 डॉट 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 कितना दोस्तों xn। अब दोस्तों x1, x2, x3 डॉट डॉट xn का अंक गणितीय माध्य उसने क्या बता रखा है 1 बता रखा है। तो दोस्तों ये 1 अपान के इंटू इसकी वैल्यू रख देंगे 1, तो फाइनली दोस्तों क्या आ जाएगा 1 अपान के हमारा ही इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया 4500 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा। हमको दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बता रखा है कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समय ढूंढते हैं। तो हमने समय दोस्तों 3 वर्ष ज्ञात कर लिए, पता है हमको यहाँ पे, तो 3 वर्ष की एक हमने दोस्तों टेबल ड्रा कर दिया। बस दोस्तों 3 वर्ष की हमारी टेबल ड्रा होगी। अब दोस्तों यहाँ दिया गया 4500 का जब हम 8% निकालेंगे पहले 1 वर्ष के लिए, तो दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 × 40 और 8 चौक 32 4 36, तो 360 आ गया। अब दोस्तों 360 सेम नीचे भरते चले जाते हैं, ये 360 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों 360 का 8% जब हम निकालेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा फाइनली आ जाएगा 28.8 आ जाएगा, 28.8 आ जाएगा। दोस्तों जो यहाँ पे वैल्यू आती है इस वैल्यू को 2 गुना नीचे फिल कर दिया जाता है, तो जब 2 गुना नीचे फिल करेंगे दोस्तों तो 57.6 हो जाएगा। अब दोस्तों 28.8 का फिर 8% जब हम निकालेंगे तो इसको हल करने पे दोस्तों आ जाएगा 2.304 का ये आ जाएगा। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करने के लिए दोस्तों इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 86.404 आ गया। अब दोस्तों अगर हम प्लस करें ये 2.304, तो अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो फाइनली आ जाएगा दोस्तों हमारा 04437 और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 86,288 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 88.70 यानी कि 2 अंकों तक दे रखा है दशमलव के बाद में, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका राइट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। तो मान लिया दोस्तों अगर हम यहाँ पे कि 5/16 में हमने x जोड़ दिया तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अब दोस्तों हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/1 माइनस का 5/16 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो दोस्तों 16 माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा 16, फाइनली आ जाएगा दोस्तों 11/16।
अब दोस्तों यहाँ पे 11/16 तो कहीं ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो अगर दोस्तों उसमें हम क्या करें, अंश में 2 का मल्टीप्लाई और हर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों अब फाइनली क्या बन जाएगा, 11 दूनी 22, 16 दूनी 32। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये जो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया गया है, ये सिर्फ दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों हमने 2 का अंश में मल्टीप्लाई और हर से भाग कर दिया, तो सेम वही बना रहेगा। इसलिए दोस्तों 22/32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल इक्वेशन दी गई है, इसको हमको सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 119 और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, फिर दोस्तों यहाँ पे 22 माइनस का 90, यहाँ पे डिवाइड दोस्तों 23 माइनस का 105, और दोस्तों 7 की कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। अब दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ गया दोस्तों, ये हमारा ऐसे बन गया। अब अगर दोस्तों ये 119 डिवाइड यहाँ पे फिर 22 माइनस का, फिर दोस्तों यहाँ पे 90 माइनस यहाँ पे, अब दोस्तों ये 23 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों माइनस 21 पंचे ये आ जाएगा, 21 पंचे 105। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब ये 23 से जब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23 से जब दोस्तों 5 कम करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो जब दोस्तों ये 18 आ जाएगा तो 18 का भाग हम 90 में देंगे दोस्तों, यहाँ पे 18 पंचे 90, 5 आ जाएगा। तो अब 22 से 5 दोस्तों माइनस हो जाएगा, यहाँ से 22 से 5 माइनस हो जाएगा, और कितना बचेगा दोस्तों, 17 बचेगा हमारा। 22 से जब 5 माइनस करेंगे दोस्तों तो 17 बचेगा, और 17 सत्ते दोस्तों 119। फाइनली दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, यानी 7 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है, एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। तो अब अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करें तो एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, तो भर सकता है दोस्तों कितने घंटे में, 15 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है। अब अगर दोस्तों तली में A + B यानी कि ये भरता है और ये रिसाव है इसमें, तो अब ये कितने देर में भरता है, 20 घंटे इसको लग जाते हैं, 20 घंटे। तो अब दोस्तों क्या करा, यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। 15 और 20 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60, तो 15 चौको 60 आ जाएगा और 20 तेई 60 आ जाएगा। तो अब दोस्तों अगर इसको हम ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे हम ऐसा कर लें, वैल्यू दोस्तों रखें, ए की वैल्यू दोस्तों अगर यहाँ पे हमने 4 रख लिया और यहाँ पे दोस्तों हमने 1 रख लिया, तो अब दोस्तों ए हमारा 4 भर रहा है, अब बी हमारा 1 खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 बचेगा, 3 की दर से भरेगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ए की क्षमता भरने की 4 है और बी की क्षमता खाली करने की 1 है। तो कह रहा है ये बताइए कि यदि दोनों पाइपों को पूरा भरा हो तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली होगा। रिसाव के कारण कह रहा है दोस्तों, रिसाव कितना हो रहा है, 1 की दर से हो रहा है। तो अब पाइप बी से खाली कर, यानी कि 60 टोटल भरना है, 1 की दर से रिसाव होगा, तो फाइनली दोस्तों इसको 60 ही घंटे लग जाएंगे इसको खाली करने में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है 1,08,900 वर्गमूल क्या है। दोस्तों इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे जो डबल जीरो दिए गए हैं ये तो हमारा सिंगल जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जीरो जब दोस्तों ये दिया गया 1089, तो दोस्तों आपको बता दूं ये 33 का स्क्वायर होता है। तो कुल मिला के दोस्तों 330 के अगर स्क्वायर हम करेंगे तो 108900 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ये 330 का स्क्वायर है लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला दोस्तों ये होता है हमारा यहाँ पे दोस्तों आंतरिक कोणों का हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4.1 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो समबाहुभुज में आंतरिक और बाह्य, तो बाह्य कोण बता दें दोस्तों आपको 360 डिग्री का होता है। आंतरिक जो होता है दोस्तों उसके लिए फार्मूला लगाते हैं n-2 × 180, ये दोस्तों हमारा फार्मूला लगेगा।
और अब दोस्तों यहाँ पे इनका अनुपात दे रखा है दोनों का। तो जब दोस्तों आंतरिक और बाह्य का अनुपात दे रखा तो हम जानते हैं आंतरिक होता है n-2 इंटू 180 और बाहरी हम दोस्तों बाह्य जानते हैं 360 होता है। इनका अनुपात 4:1। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो ये n-2 बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब दोस्तों n बराबर कितना हो जाएगा 10, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 के साथ इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे निम्न चित्र में कितने वृत्तखंड हैं, वृत्तखंडों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों जब वृत्तखंड निकालने होते हैं तो वृत्तखंड निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं, आपको देखना है कि जैसा इसका नाम कहा गया वैसे उसके काम है। वृत्तखंड यानी कि वृत्त को कितने खंडों में बांटा गया है। तो दोस्तों पहला एक वृत्त ये है, इस वृत्त को कितने खंडों में बांटा गया है, 4 खंडों में, तो ये हो गया 4 दोस्तों। फिर दूसरा वृत्त भी 4, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कुल मिला के दोस्तों हमको यहाँ पे वृत्त कितने दिखाई दे रहे हैं, 5 वृत्त दिखाई दे रहे हैं। और एक वृत्त में कितने वृत्तखंड हैं, 4। तो दोस्तों फाइनली टोटल वृत्तखंड कितने आ जाएंगे, 20। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कॉजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास 15 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर माप वाला एक घनाकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे घनाकार बताया, इसलिए हम घनाभ का आयतन निकालेंगे पहले। दोस्तों अगर यहाँ पे हम निकालें घनाभ का आयतन, दोस्तों घनाभ का आयतन फार्मूला जानते हैं, LBH ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ पे L का मान दिया गया है 15 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर दोस्तों 6 मीटर। अब दोस्तों जो मीटर में दिया गया है इन सभी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर, तो दोस्तों सभी के साथ हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने 100 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों अगर इनको हम सॉल्व करें तो 15 छक्का 90 हो जाएगा दोस्तों, 15 है ये, 15 छक्का 90 और 90 और 8 तो 72 यानी कि 720 हो गया। अब दोस्तों कितने जीरो बनाने हैं हमको, 6 जीरो बनाने हैं। तो 2 जीरो, 4 जीरो और 5 या 6 जीरो। तो कुल मिला के दोस्तों घनाभ का आयतन हमारा आ गया इतना। अब हमको यहाँ पे और एक चीज बता दी गई है, कॉजीपेट जिसकी आबादी, दोस्तों जो ये आबादी बताई गई है, कुल व्यय पानी अगर हम निकालें दोस्तों, कुल व्यय पानी अगर हम निकालें तो यानी कि टोटल पानी अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल पानी अगर निकालें तो बताया गया है यहाँ पे 4000 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसलिए हमने 4000 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया 9। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो ये किसमें दिया गया है, 4000 दिया गया है दोस्तों हमारा ये 15, ये प्रति व्यक्ति 9 लीटर की आवश्यकता है, लीटर में दिया गया दोस्तों। तो इसको हम ml में बना लेंगे दोस्तों। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करें तो 4 नहीं 36 हो जाएगा और कितने जीरो बढ़ जाएंगे दोस्तों, 6 जीरो बढ़ जाएंगे, हमने 6 जीरो बढ़ा दिए। अब हमको निकालना है यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ तो इस टैंक का पानी कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो खत्म कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा टोटल दिया था ये 72 बना करके दोस्तों 7 जीरो 3 3 6 और ये 36 बना के दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 6 जीरो। फिर ये दोस्तों 6 जीरो से ये 6 जीरो हमारे खत्म हो जाएंगे और 36 दूना 72, फाइनली दोस्तों कितना आ गया हमारा 20, हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 दिन में उस टैंक का भरा हुआ जितना पानी हो खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अगर आपका और कोई सुझाव हो तो मुझे सुझाव भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो या हमारी सीरीज ये पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है एक त्रिभुज है ABC और में DE और F क्रमशः 3 भुजाएं BC CA और AB के मध्य बिंदु हैं। तो BE और DF एक दूसरे को X पर काटती हैं, तो DE और CF एक दूसरे को Y पर काटती हैं। तो XY हमको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो दोस्तों हमने एक यहाँ से त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का हमने नामकरण कर दिया दोस्तों ABC। अब दोस्तों ये त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि DEF क्रमशः 3 भुजाएं हैं। तो दोस्तों DEF क्रमशः 3 भुजाएं हैं। अगर ये हम 3 भुजाएं यहाँ पे मान लें, ये
और ये दोस्तों, और ये डी, ई और ये एफ, ये 3 भुजाएं हो गई दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो दोस्तों तीनों भुजाएं हैं जो डी ई एफ, ये तीनों की ये मध्य है। बी सी का मध्य कौन हो जाएगा दोस्तों? डी। तो दोस्तों हमने बी सी का मध्य डी रख दिया। फिर दोस्तों सी ए का मध्य कौन हो जाएगा? ई। तो हमने सी ए का मध्य सी और ए का मध्य ई रख दिया। फिर दोस्तों ए बी का मध्य कौन हो जाएगा? एफ। तो हमने ए बी का मध्य एफ रख दिया। अब कहा गया है कि बी ई और डी एफ एक दूसरे को एक्स पर काटती हैं। बी ई, तो दोस्तों बी से जब ये ई को हम ऐसे मिलाएंगे, बी से ई को ऐसे हमने मिलाया, तो ये किस बिंदु पर काटेंगी? एक्स बिंदु पर काटेंगी। मान लिया दोस्तों कि ये जो हमने यहाँ पे एक्स बिंदु को मान लिया, इस जगह पे एक्स बिंदु है, इसको एक्स बिंदु पर काटी। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है डी एफ एक दूसरे को एक्स पर काटती हैं। बी ई और डी ई, बी ई दोस्तों हमने मिलाया और फिर दोस्तों किसको मिलाया? फिर हमने मिलाया डी एफ को मिलाया। तो दोस्तों अगर हम ये डी एफ को जब ऐसे मिलाएंगे, ये मान लीजिए बिंदु यहाँ पे है, डी एफ को जब हम ऐसे दोस्तों मिलाएंगे, ये ऐसे यहाँ पे मान लीजिए काट रही। अब फिर उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है? काटती हैं तो डी ई और सी एफ को एक दूसरे पर वाई पर काटती हैं। अब दोस्तों डी ई, तो डी ई, तो अब दोस्तों ये हमने ऐसे मिला दिया डी ई और सी एफ, तो सी एफ दोस्तों इसको हमने यहाँ से ये मिला दिया। तो अब ये जो क्वेश्चन में बताया गया दोस्तों, कहा गया है तो ये किस बिंदु पर काटते हैं दोस्तों? ये मान लीजिएगा यहाँ पे ये वाई बिंदु पर काटती है। कौन से बिंदु? वाई बिंदु पर काटती है बताया गया है। तो एक्स वाई होगा। तो दोस्तों ये जो हमको ये दूरी बताई गई है, ये एक्स है और ये वाई है, हमको यही दूरी बतानी है। और दोस्तों अगर हम इसको ये मान लें ऐसे, तो अब दोस्तों अगर आपको बताऊं मैं कि जो ये भुजा हमारी त्रिभुज, पहले हम ए बी सी अगर देखें, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से अगर हम देखें दोस्तों, तो त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों दिया गया है हमारा ई एफ। तो दोस्तों ई एफ बराबर 1/2 बी सी होता है। दोस्तों हमको जो ये भुजा निकालनी है, ये भुजा अगर निकालनी है, कौन सी? ये ई और ये एफ भुजा अगर हमको निकालनी है, तो ये भुजा जो होगी ये बी सी की आधी होगी। तो आधी हमने कर दिया, यहाँ पे बी सी कर दिया। इतनी बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमको जब एक्स वाई भुजा निकालनी है, तो ये दोस्तों एक्स और वाई जब निकालनी है, तो ये हमारा ई एफ का आधा होता है। तो ये दोस्तों ई एफ का आधा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम ऊपर निकाल चुके हैं कि ये ई एफ का वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2 बी सी। तो ये हमने एक्स वाई रख दिया दोस्तों, ये 1/2 रख दिया, और ये ई एफ की जगह पे हमने क्या रख दिया? ये ई एफ का मान पता है हमको कितना है? 1/2 बी सी। तो अब फाइनली दोस्तों एक्स वाई बराबर आ गया हमारा 1/4 बी सी। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/4 बी सी, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका थर्ड राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपकी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 3√23 और 16 सेंटीमीटर है। पाई का मान लगभग दिया गया है दोस्तों 22/7 मानते हुए उक्त शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं फार्मूला शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला दोस्तों ये होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक शंकु आपको बना के दिखाएं, तो दोस्तों ये मान लीजिए हमने एक शंकु ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे जो ये ऊंचाई दी गई है दोस्तों, ये ऊंचाई हमको पता है 3√23 है, ये 3√23 है दोस्तों, ये h है, और तिर्यक ऊंचाई जो दोस्तों l बताई गई है ये 16 है दोस्तों हमारी। तो हमको इसमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या दोस्तों कौन सी हो जाएगी? जो दोस्तों ये हमारी इसकी त्रिज्या बन जाएगी, ये इतनी त्रिज्या हो जाएगी। तो हमको ये भुजा निकालनी है। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे फार्मूला हमारा जब ये होता है तो इसका स्क्वायर जब रखेंगे तो एल स्क्वायर दोस्तों 16 के स्क्वायर बराबर हमारा एच स्क्वायर, तो 3√23 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस दोस्तों आर स्क्वायर। अब दोस्तों हम 16 के स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 256, माइनस हो जाएगा 3 का 9, तो 23 9 दोस्तों कितना बन जाएगा हमारा 207 बन जाएगा। तो हमने इधर माइनस में ले लिया 207। अब बराबर करके दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पे आर स्क्वायर। अब दोस्तों जब 256 से जब हम 207 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 49 और यहाँ पे आर स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों आर बराबर हमारा आ जाएगा 7। तो आर बराबर दोस्तों कितना आ गया
7 आगे हमने त्रिज्या दोस्तों निकाल ली, फाइंड कर लिया दोस्तों। ये त्रिज्या जो है हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर की, इधर भी इधर भी। अब हमको निकालना क्या है, उक्त शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों शंकु का वक्रपृष्ठ फार्मूला होता है क्या, शंकु का वक्रपृष्ठ, दोस्तों शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। अब दोस्तों अगर हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें, पाई का मान दोस्तों यहाँ पे बताया गया है 22/7, हमने 22/7 रख दिया। आर का मान दोस्तों हमने 7 निकाला है और एल का मान दोस्तों 16 दिया गया, हमने 16 रख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 22 और 16 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली तो दोस्तों ये आ जाएगा टोटल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड राइट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो दोस्तों 85% वो क्या करता है, लोग अपनी वेतन का खर्चा कर देता है। यदि प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, बचाने के लिए कितना बताया गया दोस्तों 1200 रुपया, और ये 85% अपने वेतन का खत्म कर देता। मानो उसकी वेतन 100% रही होगी, तो 100% जब 85% खत्म कर देगा दोस्तों कितना परसेंट बचा होगा, 15% बचा होगा। 15% बराबर कितना हो जाएगा 1200 रुपया, तो 1% बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 80 आ जाएगा। 15 × 20 तो दोस्तों 80 आ गया। तो कहा गया है दोस्तों उसका मासिक वेतन, तो मासिक वेतन हमने उसका माना था 100, तो हमने दोस्तों दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% बराबर दोस्तों आ गया कितना 8000 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दूरी तय करता है, तो वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, हमको निकालना है वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, ये निकालना है। तो ये निकालने का दोस्तों फार्मूला मैं आपको बताऊं क्या होता है, दोनों का डिफरेंट, दोनों का अंतर कह लीजिए दोस्तों, दोनों का अंतर बटे दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे बिना रुके हुए वाली ट्रेन, यानी बिना रुकी हुई, बिना रुके वाली की स्पीड कर देंगे, फिर दोस्तों रुक कर। तो दोस्तों ये हमारा इसका फार्मूला होता है। अब दोस्तों दोनों का डिफरेंट, तो हम दोनों का डिफरेंट रख देंगे 80 माइनस यहाँ पे 60, बिना रुके हुए दोस्तों कितनी है 80 और रुक कर दोस्तों कितनी है 60। अब फाइनली दोस्तों इनको हम जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20/80 × 60, तो 20 चौको 80, 4 15 हम 60, तो फाइनली दोस्तों हमारा आ गया 15 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका फोर्थ के साथ राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है -15 और फिर माइनस ब्रैकेट में -18 -35 और डिवाइड 5। तो इसका वैल्यू निकालना दोस्तों, जब हम 5 का भाग सबसे पहले भाग हल करते हैं तो 5 का भाग जब इसमें देंगे 35 में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 7। अब दोस्तों माइनस का 7 और -18, तो ये जब आपस में जुड़ जाएंगे -18 और -7 तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा -25। तो अब दोस्तों ये -15 माइनस और फिर यहाँ पे -25, तो ये -15 माइनस कितना हो जाएगा +25। अब दोस्तों 25 प्लस से हमारा जब 15 घटेगा तो प्लस का 10 आ जाएगा, यही हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समाप्तवर्तक है। तो दोस्तों लासा निकालने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, फिर भी अगर आप बहुत ही सिंपल तरीका है, तो 14, 42 और 77 का अगर हम लासा निकालें दोस्तों, हम सबसे पहले अगर इसको 7 से कट कर दें, 7 दूनी 14, 7 6 42 हो जाएगा, 7 11 हम दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 11, अगर इसमें लेंगे तो यही सब खंड बनेंगे दोस्तों। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूनी 14, 14 42 दोस्तों हो जाएगा। 42 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, तो दोस्तों जब किसी भी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई करना होता है तो बहुत आसान होता है। तो ये सबसे पहले 2 हम वैसे रख लेते हैं और 2 में इसके बगल वाली संख्या जोड़ देते हैं 6। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये लास्ट में हम 4 सेम रख देंगे, तो 462 हमारे इसका राइट आंसर आ जाएगा गुणा करने पे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 3 इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों। तो अगर इसको हम दोस्तों हल करें तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो भाग जब इसको हम 9 का दोस्तों हम इसमें मतलब दोस्तों 117 में भाग देंगे तो 9 × 9 आ जाएगा, 9 × 27 आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस के यहाँ पे दोस्तों 17 दिया है, ये हमारा इतना ब्रैकेट में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस का 43 दिया है, हमने वो रख दिया, और फिर यहाँ पे दोस्तों माइनस लगा करके 67 वो रख दिया, और फिर दोस्तों यहाँ पे 66 डिवाइड ये था,
अब अगर इसको और आगे हम सिंप्लीफाई करें दोस्तों तो 13 चौको 52 हो जाएगा। अब 52 में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 52 में हमारा 52 से 17 माइनस हो जाएगा। तो जब दोस्तों 17 हम 52 से माइनस कर देंगे, तो 52 से जब दोस्तों 17 माइनस करेंगे, 12 से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 4 बचेगा, 4 से 1 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा दोस्तों। कुल मिलाकर के हमारा माइनस का 35 बचेगा। लेकिन जब माइनस का 35 बचेगा दोस्तों, यहाँ भी माइनस लगा है तो प्लस 35 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, प्लस 35। और इधर 43 तो हमारा दिया ही है दोस्तों, तो ये आ गया। अब यहाँ पे 67 माइनस और फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 66 डिवाइड यहाँ पे 67 और 43 और 35 जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 30 70 5 75 3 78 हो जाएगा। तो माइनस दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 78 से दोस्तों 67 जब हम माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारा बचेगा, कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ बचेगा हमारा 66 डिवाइड यहाँ पे माइनस का 11 बचेगा। अब जब -11 का दोस्तों से भाग देंगे तो माइनस का हमारा 6 आएगा, लेकिन -6 हमारा, हाँ दोस्तों यहाँ पे -6 ही आएगा। तो यानी कि जब भाग देंगे दोस्तों -11 का जब 66 में देंगे तो -6 आ जाएगा। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 4th। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सीरीज और ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।